आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, अध्याय 2 के तीसरे भाग में आज हम जल संसाधन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अगर आपका इस पाठ से संबंधित कोई भी डाउट है, कोई प्रश्न है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। मैं आपको आपके प्रश्नों के उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जल संसाधन। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है, इसलिए इसे जल ग्रह कहना उपयुक्त है। आप सभी जानते हैं कि धरती का 3/4 यानी कि 75% जो भाग है वो भाग किससे ढका हुआ है? जल से ढका हुआ है, इसलिए हम इसको जल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं और विविध प्रकार के पौधे और जंतुओं को मदद करते हैं। तो जो जीवन की शुरुआत है वो 3.5 अरब वर्ष पहले कहाँ से होती है? महासागरों से होती है। आज भी खूब सारे जलीय जीव जंतु और पौधे जो है वो महासागरों में अपना निवास स्थान बनाए हुए हैं। महासागरों का जल लवणीय है। महासागरों में कैसा जल पाया जाता है? लवणीय जल पाया जाता है और मानवीय उपयोग के लिए ये उपयुक्त नहीं है। हमारे लिए कैसा जल उपयुक्त है? मीठा जल, शुद्ध जल, तो उसको लवणीय जल भी कह सकते हैं। तो अलवणीय जल जो है वो केवल 2.7% ही है। देखो कितना कम मात्रा में मौजूद है हमारे पास में जल। संपूर्ण जल का मात्र 2.7% भाग ही कैसा है? मीठा जल है। और अब इसमें से भी 70% भाग जो है वो बर्फ के रूप में कहाँ पर है? चादरों और हिमालयों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। इस संपूर्ण मीठे जल का 70% भाग तो चला गया बर्फ के रूप में इन सभी स्थानों पर। तो अब हमारे पास में बचा केवल 30%। उसमें से भी बहुत ही कम जल जो है जिसका हम उपयोग कर पाते हैं। अपनी स्थिति के कारण ये भी मनुष्य की पहुंच से बाहर है। केवल 1% जल है, अलवणीय जल उपलब्ध है हमारे लिए और वह मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। और यह भौम जल, नदियों और झीलों के रूप में, पृष्ठीय जल के रूप में, वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। तो हमारे पास में जो जल है 1% पीने योग्य जल वो भौम जल में और पृष्ठीय जल के रूप में और वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जल की उपलब्धता क्या है। लेकिन साथ ही अगर आप देखें तो जल का जो उपयोग है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3850 घन किमी प्रति वर्ष थी, जो वर्ष 2000 में बढ़कर 6000 घन किमी प्रति वर्ष हो गई है। तो दिनों दिन हम जल का उपयोग बढ़ा रहे हैं। एक टपकता नल वर्ष में 1200 लीटर जल को व्यर्थ करता है। अगर हम नल खुला छोड़ देते हैं तो उससे टपक कर बहने वाले जो जल की मात्रा है वो एक वर्ष में 1200 लीटर है। इसलिए हमें भूल कर भी कभी भी नल को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। तो लवणीय और अलवणीय जल को पढ़ने के बाद अब हम जल चक्र के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है और न घटाया जा सकता है। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वाह की प्रक्रिया द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण के द्वारा निरंतर गतिशील है। जैसा कि आप जानते हैं इसे जल चक्र कहते हैं। तो जल चक्र के विषय में आप पूर्व की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। क्या होता है जल चक्र? महासागरों का जो जल है वह जल वाष्प बनता है, उससे बादल बनते हैं, बादल फिर से वर्षण करते हैं और जल जमीन पर फिर से आता है। वह जल बहकर महासागरों में चला जाता है।
इस प्रकार से महासागरों से ही चला जल है वो वापस महासागर में आ जाता है, और यही जो चक्र है वो जल चक्र कहलाता है। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में ही करता है वरन उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। हम जल का उपयोग पीने और धुलाई के अलावा कुछ उत्पादन प्रक्रियाओं में करते हैं। कौन कौन सी प्रक्रियाएं? जल कृषि उद्योगों तथा बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में प्रयोग किया जाता है। तो जल के उपयोग हो गए, एक तो कृषि कार्यों में और एक उद्योगों में, और तीसरा है विद्युत उत्पादन करने में। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल के प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक, तो अलवणीय जल की आपूर्ति है वो दिनों दिन कम हो रही है। तो प्रदूषण और जल स्रोतों का सूखना एक महत्वपूर्ण कारक है। साथ ही अन्य कारक क्या है? बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर। इन सभी कारणों की वजह से आज हमारे पास में शुद्ध या अलवणीय जल की बहुत ही कमी है। अब हम अगले बिंदु में पढ़ेंगे जल की उपलब्धता की समस्याएं। विश्व के अधिकांश भागों में जल है लेकिन कुछ भागों में जल नहीं है। तो क्या स्थिति है विश्व में? विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिम मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग, संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। इन सभी देशों में अलवणीय जल की कमी है, आपूर्ति यहाँ पर पर्याप्त नहीं है। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित है जहाँ अक्सर सूखा पड़ता है और उसमें जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती हैं। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी और वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है। तो आपने यहाँ पर कुछ ऐसे क्षेत्रों को पढ़ा है जहाँ पर जल की बहुत ही समस्या है, और ये अधिकांश सूखे संभावित क्षेत्र है। यहाँ पर वर्षा कम होती है, इस प्रकार से सूखा भी निरंतर यहाँ पर रहता है। तो अति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। तो किसी स्थान पर वर्षा का न होना या वहाँ का मौसमी पर्यावरण कैसा है उससे भी जल की कमी हो सकती है, और इसके अलावा जल के प्रदूषण के कारण भी जल की कमी हो सकती है। कई कारण इसके हो सकते हैं। तो जल की उपलब्धता को जानने के बाद अब हमें जल संसाधनों के संरक्षण के विषय में भी सोचना चाहिए। आज विश्व में शुद्ध और पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। इस क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, तो संसाधन की बहुत कमी है और इसलिए हमें इसके संरक्षण के उपाय करने चाहिए। आप सभी जानते हैं कि जल जो है वो एक नवीकरणीय संसाधन है। जल का जो है वो पुनर्चक्रण विधि के द्वारा हमें ये दोबारा से मिलता रहता है, नवीकरण इसका होता रहता है। फिर भी हमें इसका जो अति उपयोग है और इसका जो प्रदूषण हो रहा है उस प्रदूषण को रोकने के लिए उपाय करने चाहिए। अति उपयोग और प्रदूषण से उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। तो जल का अति उपयोग और प्रदूषण जो है वो उपलब्ध जल को अनुपयुक्त बना देता है। किस प्रकार से बना देता है? अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिस्राव जल के प्रमुख संदूषक हैं। इसमें शामिल नाइट्रेट धातुएं और पीड़कनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। तो जितना भी प्रदूषण पदार्थ उद्योगों का या अन्य चीज़ों का जल संसाधनों में या जल स्रोतों में जाता है वो जल को प्रदूषित करता है। इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरण होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में भी पहुंच जाते हैं। इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व बहिस्रावों को उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। तो जल प्रदूषण को रोकने का एक बहुत बड़ा उपाय यह है कि जितना भी औद्योगिक या प्रदूषित बहिस्राव जल स्रोतों में जा रहा है उसको
जल स्रोतों में जाने से पूर्व शोधित कर लिया जाना चाहिए। ये तो एक उपाय हो गया, जल को शोधित करके ही उसको जल स्रोतों में मिलाना चाहिए। इसके अलावा और प्रदूषण को रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं? वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। बहुत ज़्यादा हमें पेड़ लगाने चाहिए ताकि भौम जल स्तर में वृद्धि हो सके और बहते पानी को रोका जा सके। अगला उपाय है जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की एक दूसरी विधि है। तो जलाशयों का निर्माण करना चाहिए ताकि पृष्ठीय प्रवाह को बचाया जा सके। इसके अलावा और जो उपाय है वो क्या हो सकता है? जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र की स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत उपयोगी होती है। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने जल संसाधनों के संरक्षण की बात की है। एक बार फिर से मैं आपको उन सारे बिंदुओं को बताता हूँ। पहला जो उपाय हो सकता है वो हो सकता है जल को बहाने से पूर्व, यानी प्रदूषकों को बहाने से पूर्व उसका शोधित कर लेना चाहिए, उसको संशोधित कर लेना चाहिए। फिर है वन और वनस्पति का आवरण धरातल पर लगाना चाहिए। फिर है जल का संग्रहण करना चाहिए जलाशयों के रूप में। और इसके अलावा जो नहरें होती है उस नहरों को पक्का करना चाहिए ताकि जल का रिसाव नहीं हो। और साथ ही जो सिंचाई है वो स्प्रिंकलरों से की जानी चाहिए ताकि रिसाव और वाष्पीकरण को न्यूनतम किया जा सके। और ऐसे प्रदेश जहाँ पर वाष्पीकरण की दर बहुत ज़्यादा है, ऐसे क्षेत्रों में ड्रिप या बूंद बूंद सिंचाई विधि का उपयोग करना चाहिए। इन सारी विधियों को अपनाकर हम जल को बचा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज जो है वो जल संसाधन के विषय में पढ़ा है, जल की उपलब्धता को जाना है, जल प्रदूषण और जल के संरक्षण की बात को की है। अब हम आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के बारे में और ज़्यादा बेहतर जानेंगे। वीडियो के अंत में आज के गृह कार्य की PDF भी मौजूद है, उसको आप देख कर अपना गृह कार्य कर सकते हैं। साथ ही आपको ये गृह कार्य की PDF आपके कक्षा के WhatsApp ग्रुप के अंदर भी उपलब्ध हो जाएगी। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार। आज के गृह कार्य में अभ्यास प्रश्न संख्या 3 मिलान कीजिए। इसमें क ख ग घ 4 है और इनके जो सही मिलान है वो क्रमशः ये है।